हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अजीत कुमार और AK साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का आज थर्ड लेक्चर है। अभी तक 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जो लोग लेक्चर 1 एंड 2 नहीं देखे हैं वो पहले लेक्चर 1 एंड 2 देख लें तो लेक्चर 3 पे आएँ, क्योंकि जब तक 1 और 2 नहीं देखोगे तब तक लेक्चर 3 अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ी सी बातें हम प्रीवियस क्लासेस कर लेते हैं बच्चों की। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग यूनिट्स के बारे में बात किए थे कि यूनिट्स क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं, ये सब के बारे में हमने बात किया था। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम कर रहे होते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड रिफरेंस की जरूरत पड़ती है और उसी स्टैंडर्ड रेफरेंस से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं और तब जाकर के हमारा मेजरमेंट होता है। तो उसी स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम लोग बच्चों यूनिट्स का नाम देते हैं। ओके, अब यूनिट्स के 2 टाइप होते हैं, एक हमारा फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा हमारा डिराइव यूनिट्स। जैसे हमारा 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी हुआ करते थे, एक हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसा यूनिट्स जो किसी दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। यानी जो इंडिपेंडेंट होते हैं बच्चों, वो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इनको बेस यूनिट भी बोला जाता है, इनको इंडिपेंडेंट यूनिट्स भी बोला जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं बच्चों, वो 7 टाइप्स के ही होते हैं ओनली। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनका 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी था बच्चों। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ओके बच्चों, तो ये सब बातें हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर की थी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बातें की थी। There are 3 types of system of units. First is CGS system of unit, second one is FPS system of units and third one is MKS system of units। और बच्चों यही हमारा MKS system of units बाद में SI system of units के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके, तो हम लोग जो भी यूनिट्स की बात करते हैं वो हमेशा SI यूनिट्स की बात करते हैं, चूंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स की बात की जाएगी तो हम SI यूनिट्स की बात करेंगे। ओके, जब तक हमसे CGS या FPS के बारे में नहीं पूछा जाएगा हम तब तक CGS और FPS के बारे में नहीं बात करेंगे, हम हमेशा SI यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक अभी तक हमारा प्रीवियस क्लासेस की स्टडी थी। आज की इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग डिफरेंट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट निकालना सीखेंगे। यानी आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमारा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन में उसका SI यूनिट पूछ दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, जो कि हमारा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उनके यूनिट्स, यानी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स बच्चों, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स डिराइव यूनिट कहलाएंगे। तो आज हम लोग डिराइव यूनिट्स निकालना सीखेंगे और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार होने वाला है। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल का हम लोग यूनिट्स निकालना सीखेंगे, SI यूनिट्स निकालना सीखेंगे। ओके, चलिए अब यहां पर एक बात आपको बता देते हैं बच्चों। देखो, कोशिश तो करना है कि कुछ यूनिट्स आपको डेली प्रैक्टिस के लिए याद होना चाहिए। ठीक है, हम निकालना सिखाएंगे पर जो रेगुलर यूज होगा बच्चों वो हमें याद भी होना चाहिए यूनिट्स, क्योंकि हम बार बार उन चीजों को निकालने में अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी हम सारी यूनिट्स को निकालना सिखाएंगे, बट जो रेगुलर यूज हो रहे हैं यूनिट्स, जो बार बार इस्तेमाल में आ रहे हैं यूनिट्स, वो हमारा याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। ओके, चलिए तो चलिए यूनिट निकालने का पहला जो रूल है बच्चों, रूल कुछ भी नहीं है, सिंपल एक चीज आपको याद रखना है,
कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तभी निकाल पाओगे जब उसका फॉर्मूला पता होगा। आप यूनिट्स तभी निकाल पाओगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब उनका फॉर्मूला आपको मालूम होगा। अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है उस फिजिकल क्वांटिटी का तो आपसे यूनिट बिल्कुल भी नहीं निकल आएगा। आपसे क्या, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी इंसान से, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर से यूनिट नहीं निकल पाएगा जब तक कि उस फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास फॉर्मूला नहीं पता हो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पर करने वाले हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, बहुत सारा करेंगे। अब ये सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या हैं, ये किसे कहते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है बच्चों। इस चैप्टर का लिमिटेशन या इस चैप्टर का दायरा ये है कि हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं सीखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी जैसे एज लाइक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स आ गया तो फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मोमेंटम आ गया, टॉर्क आ गया, चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। बहुत सारी क्वांटिटी आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट हमें उनके बारे में यहाँ सीखना नहीं है। हमें बस यूनिट्स निकालना है, हमें उनका फॉर्मूला देखना है और उनके हेल्प से हम लोग यूनिट निकालना सीखेंगे। हाँ, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी आगे आने वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे और वहां पर उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम ओनली उनका फॉर्मूला देखेंगे और उनका यूनिट निकालना सीखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे, नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलें, तभी मजा आएगा, तभी आप सीख पाओगे। केवल मूवी की तरह देख लोगे, वीडियो की तरह देख लोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको ऑनलाइन क्लास में कॉपी पेन लेकर के ही बैठना है, ये मेरा मानना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपके स्क्रीन के ऊपर, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस की बात आ रही है, उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद हाइट है, विड्थ है, थिकनेस है, रेडियस है, डायमीटर है एंड आर्क ऑफ लेंथ। ये जो 1 से लेकर के 8 तक जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, इन सब का यूनिट सेम होने वाला है, इसीलिए इन 8 को एक साथ हमने रखा है। क्यों सेम होने वाला है? क्योंकि आप डिस्टेंस की बात करो, आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, आप हाइट की बात करो, विड्थ की बात करो, थिकनेस की बात करो, रेडियस की बात करो, डायमीटर की बात करो, आर्क ऑफ लेंथ की बात करो, ये सब क्या है बच्चों? ये हमारा लेंथ ही तो है। हम डिस्टेंस में क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का मतलब क्या? 2 पॉइंट्स के बीच का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट में भी आप वही बात करते हो, 2 पॉइंट के बीच का लेंथ। हाइट में भी आप लेंथ ही निकालते हो, विड्थ में भी आप लेंथ ही निकालते हो, थिकनेस में भी आप लेंथ निकालते हो, रेडियस में भी लेंथ निकालते हो, डायमीटर में भी लेंथ निकालते हो एंड आर्क ऑफ लेंथ में भी लेंथ ही होता है। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बच्चों, जो यूनिट लेंथ का होगा वही यूनिट इनका होगा। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1 से लेकर के 8 फिजिकल क्वांटिटी जो आपको आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, सबका यूनिट्स क्या होंगे बच्चों? मीटर। तो चलिए इनका भी यूनिट मीटर, और मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी यूनिट मीटर, 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 मीटर। सबका यूनिट बच्चों मीटर ही होने वाला है, क्योंकि सब लेंथ ही है, हम इन सब में लेंथ को ही मेजर कर रहे हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो पॉज करके नोट करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब यहां से देखिए, अब यहां से आ रहा है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इसमें 4 है। अब यहां पर बच्चों, अब यहां पर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, अब यहां पर स्पीड का यूनिट निकालना होगा या वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का या फोर्स का, तो इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट भी पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के हेल्प से तो निकल रहा है। तो आप ये सब फॉर्मूला आप 9 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास के अंदर पढ़ लिए होंगे, ये हमें मालूम है। स्पीड आपको ही पता है, स्पीड बराबर क्या होता है? तो आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सबको पता है, आपने चाइल्डहुड वाले क्लासेस में ही पढ़ा है। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? डिस्टेंस का यूनिट अब ये भी बताएं मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। आपने स्पीड का भी यूनिट जानता है, पहले से भी पढ़े हो, मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे आ रहा है,
स्पीड का फॉर्मूला मालूम होगा तभी आप इनका यूनिट निकाल पाओगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स पावर -1। ओके, अब वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा बहुत चेंजेस है। ऐसे देखा जाए तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, है ना। बट अभी इतना आपको समझना है कि अभी स्पीड और वेलोसिटी में बस डिफरेंस ये है कि स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। ओके, तो ऊपर न्यूमरेटर में इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों, ओके, और डिवाइड में टाइम आएगा। डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, टाइम आएगा। अब यहां भी आप यूनिट निकाले तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर और पर टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इसका भी यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। अब देखिए बच्चों एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का भी यूनिट आप तभी निकाल पाओगे जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला आप 9 क्लासेस में पढ़े होंगे, मोशन वाले चैप्टर में। 11th क्लास में भी फिजिक्स में आने वाले चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको एक्सेलरेशन के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम मतलब टाइम। अब यहां देखिए वेलोसिटी का यूनिट हम अभी देखे हैं, वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने देखा मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो आप रख दीजिए मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ओके, चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बात करते हैं फोर्स। अब देखिए बच्चों, फोर्स का भी यूनिट आप तभी निकाल पाओगे जब फोर्स का फॉर्मूला होगा, और फोर्स का फॉर्मूला 8-7 से बच्चे जानना शुरू कर देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये सबको पता है बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास क्या है बच्चों, मास का यूनिट्स, मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास का यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन का अभी हमने देखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास का केजी हो गया इनटू एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर जो फोर्स का यूनिट आया है एसआई यूनिट, वो हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप इनको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स -2। ओके, अब देखो आपने सुना होगा कि फोर्स का यूनिट, सर हमने तो फोर्स का यूनिट न्यूटन सुना है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन फोर्स का जो एक्चुअल यूनिट होता है वो न्यूटन नहीं होता है बच्चों। न्यूटन तो बस न्यूटन साहब को खुश करने के लिए है, क्योंकि फोर्स का डिस्कवरी न्यूटन ने किया है, इसलिए उनको क्रेडिट देने के लिए हम लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन बोल देते हैं। बट एक्चुअल यूनिट की बात करें फोर्स का, तो वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा बच्चों कि यही हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बच्चों 1 न्यूटन यानी न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, यहां पर ये न्यूटन के बराबर होता है। तो याद रखना 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो आप फोर्स का यूनिट अच्छे से याद रखना, अभी तक आदत आपका बना हुआ था कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, अभी भी हम बोल रहे होता है, पर ये एक्चुअल यूनिट नहीं है। एक्चुअल यूनिट क्या है बच्चों, एक्चुअल यूनिट है हमारा फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए, हम यूनिट भी इस्तेमाल करेंगे, हम ज्यादातर न्यूटन ही इस्तेमाल करेंगे। हम आगे भी फोर्स कहीं पे आएगा तो हम जनरली न्यूटन ही लेंगे, पर आपको एक्चुअल यूनिट भी पता होना चाहिए कि फोर्स का एक्चुअल यूनिट हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलिए, आप लोग नोट करते हुए चलना, वीडियो को पॉज करते हुए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब यहां से देखिए एरिया आ गया बच्चों। एरिया, आप किसी भी शेप का एरिया निकालते हो तो आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर, आपने 10th में 9th में 8th में जब मैथ बना रहे होंगे तो आपको एरिया निकालने के लिए आता होगा, ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया। तो जो भी एरिया आप निकालते थे, देखना यूनिट हमेशा लास्ट में क्या आता था, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर आता था ना। इसका मतलब एरिया का यूएसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये तो अंडरस्टूड है, इसमें क्या करना है, सिंपल है। चलिए, वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम भी निकालना सीखा है 10th क्लासेस में, 9th क्लासेस के मैथ्स में आपने सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना सीखा होगा,
आपने स्फेयर का वॉल्यूम निकालना सीखा होगा, आपने आपने क्यूब का क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना सीखा होगा, आप कोन का वॉल्यूम निकालना सीखा होगा आपने। तो आप क्या देखते होंगे, जो आप वॉल्यूम निकालते होंगे तो लास्ट में आप यूनिट क्या लेते थे, या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। इसका मतलब ऐसा यूनिट वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। सिंपल। एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये तो आप जानते हो, पहले से भी जानते हो। आप डेंसिटी की बात कर ले, देखो डेंसिटी में आप 7-8 क्लास से जानते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला अगर पता होगा तभी आप डेंसिटी का यूनिट निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। चलिए ठीक है, तो डेंसिटी का यूनिट फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोग पढ़े होंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको पता होता है, आपको ही पता होगा। तो मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी, और वॉल्यूम का अभी पढ़े हैं हम लोग, मीटर क्यूब। तो हमारा डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। बड़ा सिंपल है। अब ये चीज थोड़ा सा नया है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। शायद आप लोग रिलेटिव डेंसिटी 9th में 10th में नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा नया चीज है रिलेटिव डेंसिटी। तो चलो हम बताते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। देखो रिलेटिव वर्ड मतलब किसी सब्सटेंस का डेंसिटी को हम लोग किसी दूसरे सब्सटेंस के डेंसिटी से रिलेट करके जब बताते हैं ना, तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। जैसे आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा 9th क्लासेस के फिजिक्स में, रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। तो यही चीज है रिलेटिव डेंसिटी का मतलब। जैसे हमें इस पेन के मटेरियल का, इस पेन के मटेरियल, ये पेन जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल का हमें डेंसिटी चाहिए। तो अगर हमें इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो हम इसकी डेंसिटी किसी और सब्सटेंस के डेंसिटी से रिलेट करके जब निकालूंगा ना इसका डेंसिटी, तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी होगा। तो जनरली वाटर की डेंसिटी को स्टैंडर्ड माना गया है फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर। तो जो भी किसी भी सब्सटेंस की जब रिलेटिव डेंसिटी की बात होती है तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करके बताया जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, ऊपर हमारा आता है, जिस सब्सटेंस का आप डेंसिटी निकालना चाहते हो वो सब्सटेंस का डेंसिटी ऊपर आ जाता है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी आप निकालना चाहते हो वो न्यूमरेटर में आएंगे बच्चों, और डिनोमिनेटर में आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। हमेशा रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे होंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर न्यूमरेटर में भी डेंसिटी आ रहा है, और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, अभी देखा है। और डिवाइड में नीचे भी डेंसिटी आ रहा है, इसका भी यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। ये तो कट गया बच्चों, ऊपर से ऊपर नीचे पूरा कट गया, कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनका कोई यूनिट नहीं होता है, तो इनको क्या बोलेंगे, यूनिट लेस बोलेंगे, यूनिट लेस, मात्रकहीन, यूनिट लेस। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी हो गया। दिस इज यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे जिसका यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, या स्क्रीनशॉट जैसे आपको समझ में आए वैसे करना, पर नोट करते हुए चलना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए आ जाइए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, वर्क है, वर्क। अब वर्क का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लासेस के फिजिक्स में, वर्क डन ही वर्क है। तो वर्क डन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी हमने फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हो गया बच्चों, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लेकर के, अगर हम फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लेकर के अगर हम न्यूटन लेते हैं बच्चों, न्यूटन, तो हमारा वर्क का एक और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। फोर्स के जगह पर हमने क्या रख दिया बच्चों, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर मीटर। तो वर्क का एक यूनिट और हो गया न्यूटन मीटर। ऐसे क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम आगे बात करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट।
अब बच्चों एनर्जी, देखो एनर्जी के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लासेस के अंदर। एनर्जी और कुछ नहीं होते हैं बच्चों, एनर्जी वर्क डन ही होता है। जो हम कार्य करते हैं ना, जो हम कार्य करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, वो एनर्जी के फॉर्म में ही हमारा कंजर्व होता है। यानी वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज ही है। यानी एनर्जी और कुछ नहीं बच्चों, वर्क ही होता है। एनर्जी और कुछ नहीं बच्चों, वर्क ही होता है। और वर्क का जो यूनिट होगा वो हमारा एनर्जी का यूनिट होगा, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है। तो जो वर्क की यूनिट होगी वो हमारा एनर्जी की यूनिट होगी। तो वर्क का यूनिट अभी अभी हमने क्या देखा, एक तो देखा न्यूटन मीटर, और एक हमने क्या देखा, एक हमने देखा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग ये चीज आपके मन में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग तो एनर्जी का यूनिट जूल पढ़े हैं, ऐसा यूनिट। यस, एनर्जी की डिस्कवरी जूल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए क्रेडिट देने के लिए एनर्जी का यूनिट हमने जूल बोल दिया। लेकिन ये बस क्रेडिट देने के लिए, एक्चुअल यूनिट हमारा इसका होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसी को जूल बोल सकते हो। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि जूल आप किसको बोल रहे हो। तो 1 जूल इक्वल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब देखो, अब कैलोरी भी आपने पढ़ा होगा, तो कैलोरी हमारा सीजीएस सिस्टम में होता है बच्चों, ठीक है, मतलब अलग सिस्टम में होता है। एनर्जी का सीजीएस सिस्टम तो में तो अर्ग होता है। तो एसआई सिस्टम में या तो आप जूल बोल लो या फिर आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बोल लो। चलिए अब बात करते हैं पावर की। पावर भी 9 क्लासेस में पढ़े होंगे आप लोग। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ये आपने पढ़ा होगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अभी भी वर्क डन का हमने यूनिट देखा है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टाइम मतलब सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब। एक यूनिट आप इसका न्यूटन में भी देख सकते हो, जैसे वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर और टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आ जाइए प्रेशर। तो प्रेशर का भी फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते हो आप लोग। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एरिया ही होता है। आप अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया को एरिया ही समझो, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे फोर्स अपॉन एरिया। तो आपका हम कॉन्सेप्ट को अभी कुछ भी इधर उधर नहीं कर रहे हैं, जो आपको याद है बस वही कर रहे हैं। बाकी जहां प्रेशर एक्चुअल में आएगा पढ़ने के लिए फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर के अंदर आगे आने वाले, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपकी बातों को जो आपने याद रखा है जिस तरीके से, इस तरीके से याद रखते हो आप लोग, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हम इसमें कहीं आपका कोई कॉन्सेप्ट को इधर उधर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो याद रखते हो बस उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो देखो फोर्स का एक तो यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक तो हमारे यूनिट ये हो गया। दूसरा यूनिट अगर हम फोर्स का देखें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा यूनिट फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बच्चों एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो हमारा पहला लग गया केजी, ऊपर तो मीटर खत्म, केजी पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, ये भी आ गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके हाँ, अब देखिए टॉर्क है बच्चों। टॉर्क है इंपल्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये टॉर्क जो है बच्चों आप लोग 9 क्लासेस में तो नहीं पढ़े होंगे, अभी तक 10th क्लासेस तक में नहीं पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क एक्चुअल में क्लास 11 के फिजिक्स से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यूनिट मेजरमेंट चैप्टर के अंदर हमने अभी भी बताया कि हमें फिजिकल क्वांटिटी को डेप्थ में नहीं जाना है, डेप्थ में नहीं पढ़ना है, हमें बस उसका फॉर्मूला देखना है और उनका यूनिट निकालना है बस। तो टॉर्क क्या होता है अभी हमें उस पर कोई बात नहीं करना है। आगे आने वाले चैप्टर जो होंगे उसके अंदर डिटेल में हम लोग टॉर्क की बात करेंगे। ओके चलिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला तो पहले आप कभी नहीं पढ़े हो, इसलिए अभी आप यहां पर क्या पढ़ते हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। और इनटू में हमारा साइन थीटा भी आता है बच्चों, इनटू में साइन थीटा भी आता है, बट अभी आपको साइन थीटा वगैरह आपको देखने की जरूरत नहीं, बस आप यही इतना ही समझ लीजिए, बस काफी आपके लिए, इतना काफी आपके लिए, ठीक है, इतना काफी है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट
भी नहीं, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मेंशन कर दें, है ना। कैसे आया है फॉर्मूला, क्या है, डिटेल में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बस फॉर्मूला देखेंगे और यूनिट निकालना सीखेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो फोर्स का यूनिट एक तो हमारा न्यूटन होता है, और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही है तो मीटर, तो न्यूटन मीटर। इसका मतलब बच्चों टॉर्क का जो यूनिट है वो वर्क डन का भी यूनिट वही था, क्योंकि वर्क डन का भी फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, तो न्यूटन मीटर आया, और टॉर्क का भी फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यूनिट तो सेम है दोनों का, वर्क डन का भी यूनिट न्यूटन मीटर है और टॉर्क का भी यूनिट न्यूटन मीटर है। इसका मतलब आप कोई गलत कंसेप्शन अपने मन में बैठा लेना कि टॉर्क और वर्क डन सेम चीज होता है, नहीं। दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम होने का मतलब ये नहीं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम हो गया, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम आ रहा हो, पर वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। समझ में आया, वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, टोटली डिफरेंट है। वर्क डन एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, भले ही इनका यूनिट सेम आ गया हो, पर ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों का सेंस अलग अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम हो जाने से दो फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं हो जाते, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और इसका सेकंड यूनिट भी आप निकाल सकते हो। सेकंड यूनिट क्या निकाल सकते हो, फोर्स का आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में आप डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो क्या हो गया केजी मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। चलो ओके, अब आ जाइए इम्पल्स। इम्पल्स भी आप लोग 9 क्लासेस में पढ़ा होगा बच्चों, ये ध्यान में होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ फॉर्मूला की तो बात कर रहे हैं केवल। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, अब इसको अगर सिंबल में लिखना चाहें तो फोर्स इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टाइम को डेल्टा टी, सिंपल। तो फोर्स का अभी न्यूटन, और चेंज इन टाइम मतलब टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। और अगर चाहो तो आप दूसरा यूनिट भी लिख सकते हो, फोर्स का केजी मीटर और सेकेंड स्क्वायर, और इनटू टाइम का सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया तो हमारा आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको देखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखो, डिटेल में हमें क्लास 11 के आगे आने वाले फिजिक्स में मिलेगा, डिटेल से हमें पढ़ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग यूनिट निकालेंगे, यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर, जहां एम क्या है मास, आर क्या है डिस्टेंस। ओके, तो चलिए एम क्या है मास, तो मास का यूनिट केजी और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो उसका स्क्वायर है तो केजी मीटर स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हाँ, अब देखिए इस वाले स्लाइड में आपका 4 यूनिट है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन। ये सब हमें बच्चों आगे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में मिलेगा, 11th क्लास के चैप्टर में मिलेगा। डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है। अभी बस फॉर्मूला और उनका यूनिट, बस और कुछ नहीं। चलिए तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस जस्ट लाइक अ प्रेशर, स्ट्रेस जस्ट लाइक अ प्रेशर। आप लोग डे टू डे लाइफ में भी आप लोग ये बातें करते होंगे। किसी आदमी को आप टेंशन में देखते होंगे, नहीं बोल रहे हो कि बड़ा स्ट्रेस लग रहे हो, तनाव में लग रहे हो, मतलब बड़ा प्रेशराइज लग रहे हो, तो स्ट्रेस का मतलब ही प्रेशर ही टाइप का होता है स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर का भी हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन लेना है तो न्यूटन ले लो, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर आप फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना चाहते हो, वो भी लेकर के आप निकाल लेना, आप तो आप सीख ही गए हो। स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को बच्चों हम डेल्टा एल से बोलेंगे, ओरिजिनल लेंथ को एल से।
अब देखो यहाँ भी तुम देख सकते हो कि चेंज इन लेंथ लेंथ ही है, तो लेंथ का यूनिट मीटर और डिवाइडेड बाय लेंथ का भी यूनिट मीटर। देखो मीटर से मीटर कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। एक हमारा रिलेटिव डेंसिटी अभी आया पीछे, जो यूनिट लेस था, कोई यूनिट नहीं था। और एक अभी आया स्ट्रेन, स्ट्रेन भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका भी कोई यूनिट नहीं है। इसकी जो क्वांटिटी ऊपर था वही क्वांटिटी नीचे कट गया, कोई यूनिट नहीं है। चलिए अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग 1 बाय 1 सारे चैप्टर क्लास 11 के फिजिक्स का कवर करेंगे और ये सीरीज चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। दो दिन, एक दिन 2 दिन पे आएगा हमारा लेक्चर, डेली नहीं आ पाएगा, एक दिन 2 दिन के बाद आएगा। आप लोग एक वीडियो देखिए आराम से मस्त, एक दिन 2 दिन में, उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा। तो इसी तरीके से 2 दिन 3 दिन पे वीडियो आते रहेंगे, ओके। चलिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारा है बच्चों, वो क्या होता है, वो एक रेशियो होता है। इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। गामा ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है। ऊपर न्यूमरेटर में स्ट्रेस आ जाता है और नीचे डिनोमिनेटर में स्ट्रेन आ जाता है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। यंग्स मॉडुलस हमारा साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने एक रेशियो दिया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करके उन्होंने एक रेशियो दिया। अभी देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, यूनिटलेस। इसका मतलब जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होगा वो हमारा स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए ओके ओके ओके। अब देखिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी आ गया, ये सब 9th क्लास 10th क्लास इसमें नहीं था, तो बस हमें यहाँ पर फॉर्मूला देखना है, बाकी आगे हम लोग इसको देखेंगे। सरफेस टेंशन वगैरह फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर क्लास 11 के आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के, है ना, इस चीज के बारे में। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स को अगर न्यूटन ले ले और लेंथ को मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा सरफेस टेंशन का यूनिट हो गया, न्यूटन पर मीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 4 और क्वांटिटी दिख रहे हैं आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम। चलिए अब ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एंगल थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब हमें आगे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ना है, हम लोग बहुत जल्द वहां तक पहुंच जाएंगे, इसलिए अभी डिटेल में बात नहीं कर सकते, हमें बस यूनिट से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में होता है। ये सब चारों जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सब सर्कुलर मोशन का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, सर्कुलर मोशन का। और आगे हमें क्लास 11 के फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ना है, तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चारों जो देख रहे हो एंगुलर वाला, जितना भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे एंगुलर वर्ड लगा रहे बच्चों, वो समझ जाना सर्कुलर मोशन का पार्ट है। इसका पार्ट है बच्चों सर्कुलर मोशन का या रोटेशनल मोशन का पार्ट, ठीक है। चलो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल थीटा, थीटा थीटा, और एंगल का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों वो हमारा रेडियन होता है। इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन। रेडियन पूरा शॉर्ट में RAD, रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन, चूंकि एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आ जाइए एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या, अभी तक वेलोसिटी पढ़ रहे थे, क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। एंगुलर जो वेलोसिटी होते हैं इनको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऊपर जैसे वेलोसिटी था तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा था, तो एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा और डिवाइडेड बाय टाइम। तो अभी थीटा का यूनिट हमने क्या देखा, रेडियन, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड। चलिए अब एंगुलर एक्सेलरेशन वही चीज है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी ओमेगा अपॉन टाइम। अब ओमेगा का भी अभी हमने देखा रेडियन पर सेकेंड और टाइम का भी सेकेंड, तो सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो रहा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ओके ओके ओके। अब देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, मास इंटू वेलोसिटी। हालांकि इसके पहले मोमेंटम हमें बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं, स्लाइड में नहीं है, आगे हम देख लेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो होता ही है, और इंटू में आर, आर यहाँ रेडियस है सर्कुलर पाथ का। क्योंकि एंगुलर टर्म जुड़ा हुआ है मतलब सर्कुलर मोशन से, और सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर पाथ मतलब रेडियस। अब आ जाइए एम बी आर, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। ओके चलिए, एम क्या है, मास, मास का केजी, इंटू वी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और आर क्या है रेडियस मतलब मीटर। तो क्या हो गया, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट। ओके अब देखिए इसके अंदर बच्चों चार फिर से आ गया। एक हमारा वेट है, दूसरा थ्रस्ट है, तीसरा नॉर्मल है, और चौथा हमारा टेंशन है। देखिए चारों जो बच्चों हैं अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे हम लोग का एक ब्रांच पढ़ना है क्लास 11 के फिजिक्स का, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर दो ब्रांच सब ब्रांचेज हैं। मैकेनिक्स बड़ा ब्रांच है, उसको दो ब्रांचेज में ब्रेक कर दिया गया है। तो एक ब्रांच हमारा काइनेमेटिक्स और दूसरा ब्रांच हमारा डायनेमिक्स या काइनेटिक्स। तो ये सारे जो आप देख रहे हो वेट, थ्रस्ट, नॉर्मल, टेंशन, सब हम लोग मैकेनिक्स का सेकंड ब्रांच डायनेमिक्स या काइनेटिक्स, दोनों एक ही चीज है। डायनेमिक्स बोल दो या काइनेटिक्स बोल दो। और पहला ब्रांच काइनेमेटिक्स, पहला ब्रांच मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स, दूसरा ब्रांच मैकेनिक्स का डायनेमिक्स या काइनेटिक्स। तो ये चारों बच्चों हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले फिजिक्स के कौन से ब्रांच में, मैकेनिक्स का सेकंड ब्रांच डायनेमिक्स के अंदर। सारे क्या है बच्चों, सारे फोर्स हैं, वेट, थ्रस्ट, नॉर्मल, टेंशन, सब फोर्स है बच्चों, सारा फोर्स है। सबका यूनिट फोर्स ही होता है, सबका यूनिट फोर्स होता है। सभी एक टाइप ऑफ फोर्स है, ये सब इज अ टाइप ऑफ फोर्स है, इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये सभी का सभी टाइप ऑफ फोर्स है, चाहे वेट हो, चाहे थ्रस्ट हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे टेंशन हो, ये सब टाइप ऑफ फोर्स है। तो इनका यूनिट क्या होगा, जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थ्रस्ट का भी यूनिट न्यूटन, नॉर्मल का भी यूनिट न्यूटन, टेंशन का भी यूनिट न्यूटन। ये सब फोर्स है, सबका यूनिट हमारा न्यूटन होगा या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, या न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये सब आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बस अभी आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम जानना है, ठीक है, उसका यूनिट जानना है। ओके, और ये जो चारों है ना, चारों का जो फॉर्मूला है लगभग एक ही जैसा फॉर्मूला होता है। तो ये चारों का फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, बता दिए डायरेक्ट, ये फोर्स ही है, ये एक प्रकार के फोर्स है चारों, इसलिए फोर्स का जो यूनिट होगा वही इन चारों का यूनिट होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स, देखिए अगेन फ्रिक्शन, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स है इसका मतलब इसका भी यूनिट न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेन देखिए बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स ही है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी न्यूटन या बच्चों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी है, एनर्जी के टाइप है, तो जो एनर्जी का यूनिट होगा वही काइनेटिक एनर्जी के यूनिट होंगे। एक बात हमेशा नोट करके अपने माइंड में लेकर के चलना कि जितने टाइप के फोर्स होंगे सभी फोर्स की यूनिट न्यूटन होगा, जितने टाइप की एनर्जी होंगे सभी टाइप की एनर्जी का यूनिट वही होगा जूल, या फिर आप निकाल सकते हो जो आपने वर्क डन का यूनिट पढ़ा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसका एनर्जी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल, और इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा जूल। ओके, जूल को जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर हम इसका यूनिट वो वाला देखें जो इसका एक्चुअल यूनिट है, तो एनर्जी वर्क डन ही था, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, केजी मीटर फोर्स, केजी
मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हमेशा एक बात याद रखना, दो बातें यहां से याद रखना कि अगर किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम हो गया, इसका मतलब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। दूसरी बात कि जितने भी टाइप के फोर्स होंगे सबका यूनिट न्यूटन होगा, और जितने भी टाइप की एनर्जी होंगे सबका यूनिट जूल होगा या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, अब देखिए यहां पर चार्ज तो आपने 10th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा होगा। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, जहां आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट और टी क्या है सेकेंड, है ना, टाइम है। तो क्यू बराबर आई इंटू टी, आई इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, तो यहाँ करंट का एसआई यूनिट क्या हो गया एम्पियर, और टाइम का सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड हो गया। ओके, तो चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, एक डाउट आ रहा है, चार्ज का तो यूनिट सर हमने कूलम पढ़ा है, यस कूलम पढ़े हो, पर वो कूलम साहब को खुश करने वाला यूनिट था, क्रेडिट वाला यूनिट था, क्योंकि चार्ज को डिस्कवर कौन किए थे फर्स्ट टाइम, कूलम ने, तो कूलम को क्रेडिट देने के लिए चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम के नाम पे रख दिया, पर एक्चुअल यूनिट क्या हो गया चार्ज का एम्पियर सेकेंड। यही एम्पियर सेकेंड बच्चों कूलम के बराबर होता है, आप इसको कूलम भी बोल सकते हो, सी भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आ जाइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों ये क्लास 12th के फिजिक्स में मिलेगा, क्लास 11th के फिजिक्स में ये नहीं पढ़ना है, हमें तो बस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना है, तो वो 11th का हो चाहे 12th का, हमें तो जो भी जनरल है जो पूछता है जनरल एग्जाम में जिसका यूनिट, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और सारे हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि उतना यहाँ पर लिमिटेशन, उतना दायरा नहीं है ना, तो हम लोग 40-50 देखेंगे, है ना। अभी तो ये लास्ट स्लाइड है 44 तक, उसके बाद एक लेक्चर और आएगा हमारा, जो बचा खुचा रहेगा, एक लेक्चर 10-15 मिनट का और आएगा, बचा खुचा जो भी रहेगा वो हम एक लेक्चर में करवा देंगे, ये लास्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको नहीं पता चलेगा, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन अगर लेना है न्यूटन ले लो, और चार्ज का यूनिट कूलम लेना चाहते हो कूलम ले लो, तो न्यूटन पर कूलम। आप फोर्स का यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर भी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो, और चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकंड भी ले सकते हो, उसको रख करके आप सोल्व कर लेना, वो भी हो गया। ऐसे जनरली हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। ओके चलिए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, है ना, 10th के फिजिक्स में चार्जेस वाला जो चैप्टर था उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पढ़ा होगा आपने, दोनों का यूनिट सेम ही होता है। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट तो ऐसा यूनिट है ना, लेकिन इसका एक्चुअल यूनिट समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डेल्टा वी से या भी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भी लिखना है लिखिए डेल्टा वी। ओके चलिए, और ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और वर्क डन का यूनिट आप न्यूटन मीटर और चार्ज का यूनिट आप कूलम ले सकते हो, तो न्यूटन मीटर पर कूलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये एक्चुअल यूनिट हो गया न्यूटन मीटर पर कूलम, लेकिन इसी को हम लोग वोल्ट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं वोल्ट, और भी से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके चलिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सब लोग जानते हो कैपिटल आर, और इसका ऐसा यूनिट ओम आपने सुना होगा, ओम, चूंकि रेजिस्टेंस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हमारा कौन थे ओम, इसलिए ओम को क्रेडिट देने के लिए ओम इनका यूनिट रख दिया गया, बट इसका एक्चुअल यूनिट कुछ और होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, वेयर वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ से आर का फॉर्मूला निकालना चाहें तो आर बराबर वी बटा आई हो जाएगा, और अभी अभी वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्ट, और डिवाइडेड बाय एम्पियर, आप इसी को क्या बोल सकते हो ओम, आप बोल सकते हो क्या बोल सकते हो ओम, तो इसी को हम ओम नाम दे रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम लोग, इसका यूनिट क्या हो गया ओम, और इसको एक ग्रीक सिंबल इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक टर्म आया है कैपेसिटेंस, ये भी क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ना है, क्लास 11th के फिजिक्स में नहीं है, ये क्लास 12th के फिजिक्स में ये कैपेसिटेंस जो टर्म है ये आपको यूज होगा, ठीक है। चलिए ओके चलो ओके,
तो कैपेसिटेंस का भी सिंपल फॉर्मूला जान लीजिए और ज़्यादा आपको जानने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैपेसिटेंस को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी। क्यू बाई वी, क्यू क्या है? चार्ज, वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यू चार्ज है बच्चों और भी है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, चलिए, तो अभी अभी हमने चार्ज का यूनिट, चलो कूलम भी ले लो बच्चों, और चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम पर, और इसको वोल्ट ले लो, तो कूलम पर वोल्ट। और चूंकि कैपेसिटेंस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम फैराड था, इसलिए फैराड के नाम से इसका ऐसा यूनिट पड़ गया। तो कूलम पर वोल्ट को ही फैराड भी बोला जाता है, तो इसका ऐसा यूनिट फैराड भी हम लोग बोलते हैं, कैपिटल एफ, फैराड। ओके, तो कैपेसिटेंस का यूनिट हो गया हमारा फैराड, कैपिटल एफ। ओके, तो यहां आप देख सकते हो इसका यूनिट हम लोग देख चुके हैं। ओके, चलिए, ओके, तो आज इतना ही बच्चों, चूंकि अब तो नेक्स्ट लाइव भी नहीं है, तो एक लेक्चर और हमारा आने वाला है फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट के ऊपर। जो भी बचा कुचा होगा, जो जनरली पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा रेगुलर यूज होता है, तो 8-10 और लेकर के आएंगे, है ना। ये क्वांटिटी 60 के आसपास जाएगा, मतलब 10-12 और लेकर के आएंगे, है ना। उसके बाद ये हमारा यूनिट्स निकालने वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम अच्छे से देखना है, और आई होप हमें उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिट निकालना आ गया होगा। लेकिन एक बात आप लोग को शुरू में भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तभी निकाल पाओगे बच्चों जब उनका फॉर्मूला पता होगा और सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता होगा, तभी आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल पाओगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज होकर के ही निकाला गया है। तो दो बातें याद रखना, सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद रखना है, और दूसरा जिस फिजिकल क्वांटिटी को का यूनिट निकाल रहे हो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप यूनिट नहीं निकाल सकते हो। चलिए, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, चलिए, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।